बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हम लोग जो है वो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट और प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर पे बात करने जा रहे हैं। तो जो इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में लॉस है, जरा उस लॉस को डिफरेंट तरीके से एनालाइज करने की जरूरत है। तो इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देने जा रहा हूँ इस चीज की। वो क्या है, इसको नोट जरा कीजिएगा सब लोग। फर्ज कीजिए बेटा, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रॉफिट है, मान लीजिए आपके पास 2 मिलियन के। आपने इसमें ऐड करवाए इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस जो टैक्स आपको अलाउ नहीं करता। ठीक है जी। तो इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस जो टैक्स आपको अलाउ नहीं करता, मान लीजिए वो इनएडमिसिबल एक्सपेंस जो है वो 1 मिलियन के। ठीक है, अब आप जब तमाम इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस ऐड कर लेंगे ना बेटा, तो अब आपको लेस करने हैं एडमिसिबल एक्सपेंसेस। लेकिन आप जब लेस करें एडमिसिबल एक्सपेंसेस तो ख्याल करें कि उसमें अभी डेप्रीसिएशन को काउंट ना करें। कौन सी? टैक्स डेप्रीसिएशन। तो एडमिसिबल एक्सपेंसेस अदर देन टैक्स डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन, चाहे वो अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट की हो, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर की हो। तो ये मैंने वो एक्सपेंसेस लेस किए हैं जो कि डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन के अलावा हैं। तो फर्स्ट की लीजिए, डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन के अलावा जो हमारे पास एक्सपेंसेस हैं जो हम लेस करने जा रहे हैं, वो एक्सपेंसेस हमारे पास हैं 3,800,000 के। तो जैसे ही हमने इसको लेस किया, तो अभी तो हमने डेप्शन भी चार्ज नहीं की, लेकिन डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन चार्ज किए बगैर हमारे पास जो लॉस है वो पहले ही लॉस आ गया है। ठीक है जी, वो लॉस कितना आ गया हमारे पास? ठीक है जी, $800,000 हमारे पास 8 लाख का लॉस आ गया। ठीक है जी, अब फर्ज कर लें अगर हम चार्ज कर देते टैक्स डेप्रीसिएशन, तो फर्ज कर लें हमारे पास टैक्स डेप्शन थी 7 लाख की, हमारे पास अमोर्टाइजेशन थी टैक्स की, इंटेंजिबल एसेट की या प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर की। मान लीजिए वो अमोर्टाइजेशन आपके पास जो थी वो 2 लाख की थी। तो अगर हमने ये दो एक्सपेंसेस भी चार्ज किए होते तो हमारा लॉस का साइज क्या जाता? बढ़ जाता ना। और टोटल लॉस कितना बन जाता बताइए? बोलिए प्लीज बेटा। यस, ये लॉस क्या बन जाता? 1,700,000 का लॉस बन जाता। ठीक है, तो अगर फर्ज करें ये लॉस एग्जामिनर ने आपको 1,700,000 का दिया हुआ है और एग्जामिनर बोलता है कि इसके अंदर 7 लाख और 2 लाख की डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन शामिल है, जो जो जिसको मैच करने के लिए आपके पास इनकम अवेलेबल ही नहीं थी।
तो हम हमेशा इस लॉस को दो हिस्सों में देखेंगे तोड़कर, यानी हमारी आंखें जो हैं, जो लॉस हमें दिया हुआ है टोटल, इस लॉस को हमारी आंखें हमेशा इस तरह देखेंगी जिस तरह हम देखना चाह रहे हैं इस वक्त। हमने कहा टोटल लॉस तो हमारे पास जनाब कितना है, 1,700,000, लेकिन हम बोलेंगे उसमें जो 8 लाख का लॉस है वो टैक्स डेबिशन और अमोर्टाइजेशन चार्ज करने से पहले, और जो 9 लाख रुपए का लॉस है वो लॉस जाहिर सी बात है बढ़ेगा अगर आप टैक्स डेबिशन या अमोर्टाइजेशन चार्ज कर रहे हैं। तो हम हमेशा इस लॉस को दो हिस्सों में तोड़ देंगे। इस हिस्से को हम बोलेंगे बेटा क्या, 9 लाख वाले हिस्से को बोलेंगे हम अनएब्सॉर्ब्ड टैक्स डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन, जो भी केस हो, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे लॉस बिफोर चार्जिंग टैक्स डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। सही जी, क्या ये फर्क समझ पाए आप लोग, बताइए। जी जनाब, तो हमने क्या क्या कर दिया, हम इस लॉस को दो हिस्सों में तोड़ के देख रहे हैं। अभी दो हिस्सों में तोड़ने की वजह क्या है, देखिए दो हिस्सों में तोड़ने की वजह है कि कल की क्लास में आपने बिजनेस इनकम की लॉस एडजस्टमेंट और कैरी फॉरवर्ड के रूल सीखे थे। यस और नो सब बताइए बेटा, रिस्पॉन्स दीजिए सब लोग कि क्या आपने बिजनेस इनकम के जो लॉस के कैरी फॉरवर्ड और एडजस्टमेंट के रूल सीखे थे कल। यस और नो। यस और नो। तो जनाब इसका मतलब ये था कि जो बिजनेस इनकम में लॉस हुआ है उस लॉस को आप पहले साल किसी भी ऐसे हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, जिससे लॉस एडजस्ट करना मना ना हो। लेकिन अगर वो लॉस अनएडजस्टेड रहा तो फिर आने वाले साल में, आने वाले 6 साल में वो सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस से ही एडजस्ट होगा। तो कैरी फॉरवर्ड लिमिट कितनी पड़ी आपने ये बताइए, कैरी फॉरवर्ड लिमिट कितनी पड़ी आपने बताइए, कैरी फॉरवर्ड पे लिमिट कितनी है ये बताइए, समझाइए आप मुझे। कैरी फॉरवर्ड पे कितनी लिमिट है ये बताइए आप मुझे। 6 साल, जबरदस्त। तो 6 साल की लिमिट है कैरी फॉरवर्ड पर, ठीक है। तो असल में है ये मामला कि वो लिमिट जो है ना वो बिजनेस लॉस के इस हिस्से पे अप्लाई होती है। बिजनेस लॉस का जो हिस्सा अनएब्सॉर्ब टैक्स डेप्रिसिएशन की वजह से अराइज हो रहा है, उस हिस्से पर कैरी फॉरवर्ड की लिमिट अप्लाई नहीं होती। यानी इस हिस्से को आप अनलिमिटेड टाइम तक क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर लॉस आ गया है तो उस लॉस में क्या कोई ऐसा पोर्शन शामिल है जिसको हम बोल सकें भाई कि ये लॉस इतने से हमारा इंक्रीज हुआ है कि हमने इतने से क्या चार्ज किए, टैक्स डेप्रिसिएशन। तो लॉस का वो पोर्शन जो टैक्स डेप्रिसिएशन चार्ज होने की वजह से इंक्रीज होगा वो पोर्शन कहलाएगा अनएब्सॉर्ब्ड टैक्स डेप्रिसिएशन। जी बेटा, ये बात समझ में आती है सब लोगों को, जवाब दीजिए। ठीक है जी।
अच्छा, इसका मतलब ये बुनियादी बात आपके समझ में आ गई कि हम जब भी इनकम फ्रॉम बिजनेस के लॉस पे बात करेंगे तो इनकम फ्रॉम बिजनेस के लॉस को हम क्या कर रहे होंगे, दो हिस्सों में तोड़ रहे होंगे। हमें ये मालूम करना होगा कहीं इसके अंदर अनएब्सॉर्ब टैक्स डेप्शन शामिल तो नहीं है। मतलब ये डेप्शन हम यूज नहीं कर पा रहे इसलिए कि हमारे पास प्रॉफिट्स या हमारे पास इनकम नहीं है, और इनकम से पहले हमारे पास क्या हो रहा है, मतलब लॉस आ रहा है। यानी ये डेप्शन चार्ज करने से पहले लॉस है। तो दो सूरतों में अनएब्सॉर्ब डेप्शन होगी, या तो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पूरा लॉस अनएब्सॉर्ब टैक्स डेप्शन के बराबर होगा। कब? जब आपकी पार्टली डेप्शन क्या हो चुकी हो, प्रॉफिट्स के अगेंस्ट एब्जॉर्ब हो चुकी हो, रिमेनिंग बाकी हो। तो फिर तो आपका पूरा इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस जो होगा वो क्या होगा, अनएब्सॉर्ब टैक्स डेप्शन होगा। ठीक है। और अगर आपकी डेप्शन चार्ज करने से पहले क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी जो डेप्शन चार्ज करना बाकी है, अगर वो चार्ज कर दें तो आपके लॉस में और इजाफा हो जाएगा। तो इस तरह इस बात को समझने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। ठीक है। तो कैरी फॉरवर्ड लिमिट किस पे अप्लाई हुई, इस पर, और इस पर कैरी फॉरवर्ड लिमिट अप्लाई नहीं हुई। तो जब ये बुनियादी स्ट्रक्चर आप समझ चुके हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं और हम यहां से अब इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। टैक्स डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग इनिशियल अलाउंस, फर्स्ट ईयर अलाउंस और एक्सीलरेटेड डेप्शन। टैक्स डेप्शन चाहे नॉर्मल हो, चाहे इनिशियल अलाउंस वगैरह हो, and amortization for the tax year or any portion thereof which could not be absorbed against the available profits। आप टैक्स डेप्शन मुकम्मल तौर पे चार्ज नहीं कर पाए, या आपने कुछ चार्ज कर दी है और कुछ चार्ज नहीं हो सकी जिसकी वजह से आपके पास लॉस आ रहा है। ठीक है, ठीक है जी। अवेलेबल प्रॉफिट रिप्रेजेंट्स व्हाट, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन which is part of business loss and normal rules for set off and carry forward shall apply। यानी अनअब्सॉर्ब टैक्स डेप्शन भी बिजनेस लॉस का हिस्सा है, उस पर भी वही रूल्स अप्लाई होंगे कि पहले साल उसको किसी भी ऐसे हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट किया जा सकता है जिसके अगेंस्ट लॉस एडजस्ट करना मना ना हो, और आने वाले साल में उसको सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस के अगेंस्ट ही एडजस्ट किया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। लेकिन एक्सेप्ट दैट देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर द पर्पस ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ दिस अमाउंट। लॉस का वो हिस्सा जो अनअब्सॉर्ब टैक्स डेप्शन की वजह से है, उसको कैरी फॉरवर्ड करने पे कोई टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होती। तो हमेशा जब भी हमें इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस दिखाई दे तो हमें पहला सवाल करना चाहिए, क्या ये पूरा लॉस डेप्शन की वजह से? अगर है तो फिर ये अनलिमिटेड टाइम तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। नंबर 2, अगर पूरा लॉस डेप्शन की वजह से नहीं है तो फिर इसमें कितना पोर्शन डेप्शन की वजह से और कितना पोर्शन अदर देन डेप्शन है। तो जो पोर्शन अदर देन डेप्शन की वजह से लॉस है, वो उस पे कैरी फॉरवर्ड लिमिट क्या होती है, अप्लाई होती है। इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। However, where taxable income of a tax year is at rupees 10 million or more, then unabsorbed depreciation and amortization shall be adjusted only against 50% of taxable business income of that year after adjusting any brought forward business loss। ठीक है जी। अब ये बड़ी मुश्किल बात है, टेक्निकल बात है, इसको समझने के लिए एग्जांपल्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इन अल्फाजों को अच्छी तरह पहले समझने की कोशिश कीजिए। वो क्या है कि जब आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं अगले टैक्स ईयर में, ठीक है, और जब अगले टैक्स ईयर में आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो कैरी फॉरवर्ड करने के बाद अगले साल अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 10 मिलियन या उससे अबव आती है, तो फिर उस 10 मिलियन वाली इनकम के अगेंस्ट आप अपना प्रीवियसली जो अमाउंट है ना, जो कि आपके पास अनएब्सॉर्ब टैक्स डेप्शन के तौर पे पड़ा हुआ है, उसको आप ज्यादा में ज्यादा उस टैक्सेबल इनकम के 50% के बराबर तक डेप्शन मतलब लेस कर सकते हैं। फर्ज कर लीजिए पिछले साल आपके पास 6 मिलियन का अनएब्सॉर्ब टैक्स डेप्शन पड़ा हुआ है, जो कि आपने इस साल कैरी फॉरवर्ड कर लिया है, और इस साल आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है, 10 मिलियन। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला सवाल, क्या आपके पास प्रॉफिट तो सफिशिएंट है, क्या आप उसके अगेंस्ट इस लॉस को एडजस्ट कर लो? लेकिन क्योंकि आपकी टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन या उससे अबव है,
तो इस केस में आपको ज्यादा में ज्यादा 10 मिलियन के 50% के बराबर लॉस एडजस्ट करने की परमिशन दी जाएगी। अब देखिए 10 मिलियन का 50% क्या बनता है, 5 मिलियन। और आपके पास अवेलेबल लॉस कितना है, आपके पास अवेलेबल लॉस कितना है, अवेलेबल लॉस आपके पास है कितना, 6 मिलियन का। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप 6 मिलियन की अनएब्सॉर्ब डेप्शन जो है वो एडजस्ट नहीं कर सकते। आप इस केस में टैक्सेबल इनकम के 50% के बराबर क्या करेंगे, ज्यादा में ज्यादा अनएब्सॉर्ब टैक्स डिडक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में आपकी 1 मिलियन की जो अनएब्सॉर्ब टैक्स डिडक्शन है वो क्या हो जाएगी, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी दोबारा आगे। अच्छा, लेकिन फर्ज कर लेते हैं आपके पास इसी साल टैक्सेबल इनकम जो थी वो 8 मिलियन की थी और आपके पास अनएब्सॉर्ब टैक्स डिडक्शन जो था वो 6 मिलियन का था। ठीक है, तो अब क्या होगा जनाब, क्योंकि अब इस केस में आपकी टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से एक्सीड नहीं करती, तो अब आपको अलाउ है कि आप पूरी अनएब्सॉर्ब्ड टैक्स डिडक्शन क्या कर दें, इसके अगेंस्ट माइनस कर दें। मतलब 8 मिलियन के अगेंस्ट आप 6 मिलियन पूरे लेस कर दें। ठीक है, तो ये मैंने वर्बली तो बता दिया, इसकी प्रैक्टिकल भी एग्जांपल हम लेते हैं इसी में आगे चल के। अच्छा, उसके बाद सिचुएशन क्या होगी, अब एक उसूल हमेशा समझ लीजिएगा। देखें, आप जब भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो टैक्सेबल इनकम की, तो आप सबसे पहले क्या करें, अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करें। कैसे, अकाउंटिंग प्रॉफिट में जितने इनएडमिसिबल एक्सपेंस लेस हुए उनको एड बैक करवा दें। और जब आप एडमिसिबल एक्सपेंस लेस करने बैठे तो आप ये करें कि आप एडमिसिबल एक्सपेंस में से वो एक्सपेंसेस लेस करवाएं जो अदर देन टैक्स डेप्रीसिएशन या अमोर्टाइजेशन है। तो इसका मतलब ये होगा कि अब आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट टैक्सेबल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा बिफोर चार्जिंग टैक्स डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। यस और नो? अच्छा जी, ये पॉइंट आपके सामने आया। अब आप अगर मिसाल के तौर पे आपके पास टैक्स डेप्रीसिएशन या अमोर्टाइजेशन चार्ज करने से पहले फॉर एग्जांपल प्रॉफिट है, तो आप ये सोचेंगे क्या मेरे पास किसी और हेड ऑफ इनकम का लॉस मौजूद है। मिसाल के तौर पे अगर प्रॉपर्टी के हेड में आपके पास लॉस है, तो आपको पता है कि अगर मैंने प्रॉपर्टी के हेड के लॉस को भी यूटिलाइज नहीं किया तो वो एक साल में क्या हो जाना है, लैप्स हो जाना है। आपको पता है अगर आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में लॉस है, तो अगर आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लॉस को आज एडजस्ट नहीं किया तो वो क्या हो जाना है, वो लैप्स हो जाना है। तो आप कोशिश ये करें कि टैक्स डेप्रीसिएशन या अमोर्टाइजेशन चार्ज करने से पहले इनकम वर्कआउट कर लें। और उस पॉइंट पे आपने ये सोचना है कि क्या मेरे पास करंट ईयर में किसी हेड ऑफ इनकम में लॉस है, तो पहले मैं वो लॉस एडजस्ट कर लूं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अच्छा वो तो हो गई बात। अब अगर फर्ज करें वो लॉस था, आपने एडजस्ट कर लिया, या वो लॉस था ही नहीं आपके पास तो आप एडजस्ट नहीं कर सके, सेकंड नंबर पे क्या सोचना है आपने, सेकंड नंबर पे आपने बिजनेस इनकम के उन लॉसेस के बारे में सोचना है जो लॉसेस के ऊपर हमने टाइम पीरियड अप्लाई किया, लिमिट अप्लाई की। क्योंकि हमें पता है वो 6 साल की लिमिट है, वो एक्सपायर हो जाएंगे लॉसेस, फिर हम उनको क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सेकंड नंबर पे आपने ये सोचना है कि क्या आप उन बिजनेस इनकम के लॉसेस को एडजस्ट करेंगे जिनकी टाइम लिमिट कितनी है, 6 साल है। तो सबसे पहले फिर वो लॉसेस एडजस्ट होने चाहिए। और ये सब कुछ करने के बाद जब फाइनली बचेगा सब कुछ, तो फिर देन आप क्या करें, टैक्स डेप्रीसिएशन या अमोर्टाइजेशन क्या करें, चार्ज करें। यानी टेक्निकली ये बात ये है कि टैक्स डेप्रीसिएशन जो है या अमोर्टाइजेशन जो है वो इतनी आखिर में चार्ज होती है। तो इसका मतलब ये डिसीजन मेकिंग है, अगर आप गलती करेंगे तो इसमें आपके लॉसेस और आपके क्या कहते हैं जो जो टाइम। तो जरा इस कैलकुलेशन को देख लेंगे सब लोग बेटा, यहां तक जरा देखें बेटा, बात क्लियर है आप सबको, बता दें मुझे। तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी आपके सामने है उसको देख लें आप जरा।
तो बहुत तवज्जो से, सीक्वेंस क्या होगा, टैक्सेबल इनकम ऑफ टैक्स ईयर निकालने बिफोर चार्जिंग टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जिस तरह मैंने अभी बोला। इसमें से आप इनकम अदर देन बिजनेस के लॉसेस पहले एडजस्ट कर लें, यानी कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का लॉस, या कोई भी ऐसा लॉस जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ना हो। अच्छा जी, उसके बाद ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ये लेस करने के बाद। उसके बाद आप नॉर्मल बिजनेस लॉसेस जिन पे टाइम लिमिट अप्लाई होती है वो एडजस्ट करें। वो एडजस्ट करने के बाद क्या बचेगा आपके पास, बिजनेस इनकम बचेगी नॉर्मल। अच्छा, फिर आप क्या करें, अनएब्सॉर्ब डेविएशन और क्या करें, पिछले साल की सबसे पहले लेस करें। वो लेस करने के बाद आपके पास और बैलेंस बचेगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में जो है वो उससे पुरानी अनएब्सॉर्ब टैक्स डेबिशन या अमोर्टाइजेशन क्या करें, आप उसमें से लेस करें, तो आपको मिल जाएगी टैक्सेबल इनकम। और फिर उसके बाद अगर कोई और आपके पास क्या कहते हैं अदर मतलब यानी कि हेड ऑफ इनकम है जो पॉजिटिव है उसको ऐड कर दें ताकि आपको टैक्सेबल इनकम मिल जाए। चलें, ये सिनेरियो आपके लिए बन गया है, लेकिन इसको समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल को कवर कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ जानी है। अच्छा, ये एग्जाम्पल क्या है, ए लिमिटेड बिजनेस लॉस ऑफ ईयर 1। तो ईयर 1 में ए लिमिटेड के पास लॉस है, तो ऑब्वियसली हमें कैलकुलेशन ईयर 2 की परफॉर्म करनी है ना, क्योंकि ईयर 2 में हमने वर्कआउट करनी है क्या, टैक्सेबल इनकम। तो ईयर 1 में आपके पास 20 मिलियन का लॉस था, इंक्लूडिंग अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑफ 12 मिलियन। तो जरा आप मुझे बताइए, ईयर 1 का नॉर्मल लॉस कितना हुआ, 8 मिलियन। इस पर टाइम लिमिट क्या होगी, अप्लाई होगी, और इसका पहला साल जो है वो ईयर 2 है, जिसमें पहली बार वो लॉस क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, ऐसा ही है। और जो 12 मिलियन वाला पोर्शन है इसका, उसको आप क्या करेंगे, अनलिमिटेड टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर उसको आप इस साल एडजस्ट कर सकें तो कर लें, लेकिन आप सबसे पहले कौन से लॉस को एडजस्ट करना चाहेंगे, नॉर्मल बिजनेस लॉस को। लेकिन उससे भी पहले, उसके लिए आपके पास 6 साल हैं। लेकिन अगर फर्ज कर लें आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में लॉस आज मौजूद है, और वो लॉस अगर आपके पास एडजस्ट करने की अपॉर्चुनिटी है, और उस लॉस को आप एडजस्ट आज नहीं करते, तो आपको पता है आप उस लॉस को अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो आप सबसे पहले क्या करें, अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लॉस को एडजस्ट कर लें, यानी 6 साल वाले लॉस को तो और बाद में रख लें। आगे बढ़ते हैं। द कंपनीज टैक्सेबल इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन इन ईयर 2 इज 28 मिलियन। ईयर 2 की टैक्स डेप्शन चार्ज करने से पहले प्रॉफिट कितना है, 28 मिलियन, इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को अलग कर लें इसमें से आप। टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर 2 इज 8,200,000. Compute the taxable income, if any, and the amount of loss to be carried forward by the company in year 2. देखिए, सबसे पहले आपकी टैक्सेबल इनकम बिफोर चार्जिंग टैक्सेशन कितनी है, 28 मिलियन। इसमें 1.5 मिलियन का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स शामिल है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में शामिल नहीं होगा ना। क्या कर लें, उसको इसमें से अलग कर दें। अब आपकी टैक्सेबल इनकम ऑफ ईयर 2 बिफोर चार्जिंग, यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो ईयर 2 की बिफोर चार्जिंग टैक्स डेप्शन कितनी बचेगी, 26.5 मिलियन। ठीक है जी। अब आप इस पॉइंट पे अपने आप से सवाल करें कि क्या मेरे पास किसी और हेड का लॉस मौजूद है, क्या प्रॉपर्टी का लॉस मौजूद है, क्या अदर सोर्स का लॉस मौजूद है। जवाब अगर इसका नो है, तो फिर आप ये सोचिए क्या मेरे पास बिजनेस इनकम का नॉर्मल लॉस मौजूद है। तो अगर मेरे पास बिजनेस इनकम में नॉर्मल लॉस मौजूद है, तो मैं उस नॉर्मल लॉस को मुकम्मल तौर पे एडजस्ट करना चाहूंगा, और वो नॉर्मल लॉस 8 मिलियन का था, और 26.5 मिलियन के अगेंस्ट 8 मिलियन का लॉस एडजस्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो जैसे ही 26.5 मिलियन के अगेंस्ट आपने 8 मिलियन का लॉस क्या किया, एडजस्ट किया, तब आपकी बैलेंस इनकम कितनी बचती है, 18.5 मिलियन। अब ऑब्वियसली इस 18.5 मिलियन के अगेंस्ट आप क्या करना चाहेंगे, आप अनएब्सॉर्ब टैक्स डेप्शन को एडजस्ट करना चाहेंगे। अच्छा, आपके पास अनएब्सॉर्ब टैक्स डेप्शन कितनी है, जवाब दें।
अनएब्सॉर्ब टैक्स डेप्रिसिएशन 12 मिलियन की है। ऐसे ही है। अनएब्सॉर्ब टैक्सेशन कितनी है? 18 मिलियन, कहते हैं 12 मिलियन की है। अच्छा, आपके पास अनएब्सॉर्ब टैक्स डेप्शन कितने की है? 8, यानी 20 में से अगर आप नॉर्मल लॉस अलग कर लें, ये 12 मिलियन की अनएब्सॉर्ब टैक्स डेप्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अनएब्सॉर्ब टैक्स डेप्शन जो अवेलेबल है ईयर 1 की एडजस्ट करने के लिए वो कितनी है? 12 है। और आपके पास टैक्सेबल इनकम कितनी है? 18.5 मिलियन। तो आप 18.5 मिलियन का पहले निकालें 50%। तो जैसे ही आपने 18.5 का निकाला 50%, तो वो बन गया 9,250,000। यानी आपके पास अवेलेबल टैक्स डेप्शन क्या है? ज्यादा है, और जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है? कम है। तो फिर इस केस में आप 12 मिलियन में से ज्यादा मतलब कितना एडजस्ट कर पाएंगे? 9,250,000। अच्छा, वो एडजस्ट करने के बाद आपके पास 9,250,000 बच गया बैलेंस। अब ये टू की जो डेप्शन है नॉर्मल, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। देखें, इसका मतलब क्या? 50% वाली रिस्ट्रिक्शन जो है वो एक तो कैरी फॉरवर्ड डेप्शन पे अप्लाई होती है। करंट ईयर की जो डेप्रिसिएशन है जो अब तक कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई, इस पर अप्लाई नहीं हो रही। ये चीज ध्यान में रखिएगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इसमें ये है, और ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई ही जब होगी जब टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन या उससे एक्सीड करे। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने ईयर 2 की जो नॉर्मल, जो आपकी ईयर 2 की जो डेप्रिसिएशन वो आपने पूरी क्लेम कर ली, उससे आप नहीं रुके, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं हुई। तो इस तरह आपका बैलेंस बचा कितना? 1,50,000। और उसमें आपने अदर सोर्स ऐड कर दी, तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 2,500,000। और आपके पास जो कैरी फॉरवर्ड डेप्शन थी वो 12 मिलियन की थी, उसमें तो आप 9.25 मिलियन की डेप्शन एडजस्ट कर चुके। तो 2,750,000 की जो डेप्शन है वो क्या हो गई? कैरी फॉरवर्ड हो गई। ठीक है जनाब, तो ये सारी बातें यहाँ पर आपके सामने आ गई। अब इस ये एग्जाम्पल है, बड़ी जबरदस्त बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसमें आपको पता लग जाएगा जनाब कि आप लॉस को किस हद तक यानी एडजस्ट कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में कोई भी केस ऐसा नहीं लिया गया जिसमें इनकम 10 मिलियन से क्या करती हो? एक्सीड करती हो, 10 मिलियन के बराबर हो। तो लिहाजा अभी फिल वक्त जो है इस एग्जाम्पल में रिस्ट्रिक्शन वाला केस अप्लाई नहीं होता, 50% वाला। आप उसको कैरी फॉरवर्ड करें और एडजस्ट करें। देखिए, अब इस सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा सब लोग प्लीज। लिखा हुआ क्या आ रहा है? असेसमेंट कंप्लीटेड। असेसमेंट कंप्लीट का मतलब क्या है? कि आपने टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी इनकम डिक्लेयर कर दी है, अपना लॉस डिक्लेयर कर दिया है। तो जो इनकम या लॉस डिक्लेयर करने के बाद जो लॉस आपने डिक्लेयर किया है उससे टैक्स डिपार्टमेंट मुत्तफिक है, उस लॉस को वो भी लॉस मानते हैं। इसलिए इसका मतलब क्या? असेसमेंट कंप्लीट है। मतलब ये जो लॉसेस आपको दिखाए जा रहे हैं ये सारे डिक्लेयर्ड लॉस हैं, ये रेवेन्यू अथॉरिटीज को डिक्लेयर कर दिए गए हैं। और विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ लॉस आप उस लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते, आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ये बात आपको आगे पढ़ने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल टैक्स ईयर 2011 में 2 लाख का लॉस था। उस 2 लाख के लॉस में आपकी अनएब्सॉर्ब टैक्स डेप्शन कितनी है? 5,000। तो इसका मतलब बताइए 2 लाख के अंदर नॉर्मल लॉस कितना हुआ और 2 लाख के अंदर अनएब्सॉर्ब टैक्स डेप्शन 5,000 है। तो आपका नॉर्मल लॉस क्या हुआ? 195,000। इस 195,000 की जो कैरी फॉरवर्ड लिमिट है वो क्या होगी? 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। अगर ये लॉस टैक्स 2017 की टैक्सेबल इनकम वर्कआउट करते वक्त तक एडजस्ट ना हो पाए, तो फिर उसके बाद ये लॉस, बचा हुआ लॉस जो भी होगा वो लैप्स कर जाएगा, और उसको आप मजीद आगे अपनी इनकम के अगेंस्ट कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बात ये वाली बेटा? तो इसका मतलब ये वो लॉस जो आपने डिक्लेयर किया है 2011 में, उसके ऊपर जो टाइम लिमिट अप्लाई होती है 6 साल की, वो साल खत्म होने के बाद होती है जिस साल वो लॉस आपने डिक्लेयर किया था। ऐसे ही है। अच्छा,
तो अब इसका मतलब ये हुआ, अब लगातार आपको 5 साल में लॉस दिखाया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2011 का लॉस आपने 2012 में कैरी फॉरवर्ड किया, लेकिन 2012 में भी आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ, 30,000 का। इसमें अनएब्सॉर्ब डेप्शन 5,000 की है, 25,000 आपका नॉर्मल लॉस है, उसके ऊपर कैरी फॉरवर्ड लिमिट अप्लाई होनी है। 2013 में भी आपको लॉस हो गया, लिहाजा ये लॉस एडजस्ट नहीं हो पाए, ये कैरी फॉरवर्ड होते चले जा रहे हैं। इस लॉस में आपका नॉर्मल लॉस 10,000 है और टैक्स डेप्शन जो है वो 10,000 है, अनएब्सॉर्ब टैक्स डेप्शन। अच्छा, उसके बाद 2014 में आपके पास लॉस है 10,000 का और आपकी एबनॉर्मल या अनएब्सॉर्ब टैक्स डेप्शन जो है वो कितनी है, 5,000 है। फिर 2015 में भी आपके पास लॉस है। इसका मतलब क्या हुआ, मुस्तकिल आपका बिजनेस लॉस ही डिक्लेयर करता हुआ आ रहा है और अब तक आपको ये मौका नहीं मिल सका कि आप अपने किसी भी लॉस को एडजस्ट कर सकें। तो अगर 2015 तक लॉस ही आ रहा है तो फिर 2011 से लेकर 2014 तक के जो आपके लॉसेस हैं वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड ही हो रहे हैं। और ओवरऑल 15 तक लॉसेस हैं, तो ये सारे लॉसेस 2016 में क्या हो गए, कैरी फॉरवर्ड हो गए। अब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है जनाब कि 2016 में पहली बार आपके पास क्या आ रही है, इनकम आ रही है। और वो इनकम आ रही है 30,000 और ये इनकम टैक्स डेडक्शन चार्ज करने से पहले इस साल की। तो आपको क्या करना है, आपको इस इनकम के अगेंस्ट सबसे पहले उन लॉसेस को एडजस्ट करना है जिन पे टाइम लिमिट अप्लाई होती हो। तो जरा बताइए आपके पास सबसे जो क्या कहते हैं पुराना लॉस पड़ा हुआ है कौन सा है, 2001 का, कितना, 195,000। आपके पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, 30,000। अगर आप 195 के लॉस को 30,000 की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे तो स्टिल आपका 165 का लॉस एडजस्ट नहीं हो पाएगा। क्या ख्याल है? और वो उसके पास मजीद एक साल है कैरी फॉरवर्ड होने के लिए, यस और नो? अच्छा जी, ओके। उसके बाद 2000, इसका मतलब क्या हुआ, 2016 में ये लॉस एडजस्ट करने के बाद आपकी इनकम निल हो गई। अब तक तो इनकम नेगेटिव थी, उसको भी निल करते रहे, लेकिन ये इनकम निल हो गई। हाँ, अगर ये एंटिटी सब्जेक्ट तो मिनिमम टैक्स है तो मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा किस पर, टर्नओवर के ऊपर। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा, उसके बाद 2017 में कितनी टैक्सेबल इनकम आ रही है, 10,000 बिफोर चार्जिंग टैक्स डेप्रिसिएशन। अब आप ये बताइए कि अभी भी हमारे पास सबसे पुराना लॉस कौन सा पड़ा हुआ है, 2011 का, जो कि 195 का था, उसमें से हम 30,000 की एडजस्टमेंट कर चुके हैं, 165 की होना बाकी है, लेकिन ज्यादा में ज्यादा हम उसमें से कितनी कर सकते हैं, 10,000 की। इसका मतलब ये हुआ कि अब 155,000 का जो लॉस बचेगा वो उससे आगे मजीद कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, वो लॉस 157 का आपके पास लैप्स कर जाएगा। बताइए। सही है। अच्छा, अब हम आते हैं 2018 में। तो 18 में क्या करते हैं आप, इस 30 में से 5 अलग करते हैं, कितना बचेगा, 25। 20 में से 10 अलग कर दें, कितना बचेगा, 10, और 10 और 25 35, और 10 में से 5 अलग कर दें, फिर 5 बचेंगे, 40। 10 में से 5 अलग कर दें, कितने देंगे, 45। तो इसका मतलब क्या है, 45 का लॉस टोटल आपके पास क्या है, कैरिड फॉरवर्ड लॉस है, जो इस पीरियड में ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया है। और आपके पास इतनी सफिशिएंट इनकम है कि आप उन तमाम लॉसेस को एडजस्ट कर लें जिन पे टाइम लिमिट अप्लाई होती है। तो आप क्या करें, 220,000 के अगेंस्ट 45,000 का जो नॉर्मल लॉस है वो एडजस्ट कर लें। जैसे आपने उसको एडजस्ट कर लिया, बैलेंस बचेगा। अब बैलेंस एडजस्ट करने के बाद आपके पास इतनी सारी अनएब्जॉर्ब टैक्स डेडक्शन पड़ी हुई है, 5,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000, 20,000 हो गए, प्लस 5 और 5 30,000 हो गए, 40,000, और 30,000 कितने हुए, 70,000। तो मजीद आप क्या कर लें, इसमें 70,000 माइनस कर लें। फिर ये है इस साल की इसकी अपनी डेप्शन। तो अगर ये सब कुछ माइनस करने के बाद ये बैलेंस बचता है तो इसको भी लेस कर लें, तो आपको मिल जाएगी 2008 की टैक्सेबल इनकम, तमाम किस्म के लॉसेस एडजस्ट करने के बाद। 2016 और 17 की तो टैक्सेबल इनकम निल हो गई थी लॉस एडजस्ट करने के बाद, लेकिन 2018 में आपके पास इतनी सफिशिएंट इनकम मौजूद है कि आप इन तमाम लॉसेस को एडजस्ट कर लें। हाँ, अगर आपका वो 2011 वाला लॉस लैप्स नहीं करता ना तो फिर ये इनकम भी निल हो ही जाती, लेकिन वो तो लैप्स कर चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बात आपको समझ में आई होगी बेटा। और इसकी वर्किंग हुई हुई है कहाँ पर,
कहीं तो ये होगी वर्किंग, ये आ गई। ठीक है बेटा, ये वर्किंग इसकी हुई हुई है। सॉल्यूशन इस क्वेश्चन की कि आपके पास लॉस था 2016 में 30,000 का, उसके हिसाब में लॉस एडजस्ट किया कितने का, 195,000 का। तो ये निल हो गई इनकम। 165 का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया जो उसका अगला साल था। 10,000 से एडजस्ट हुआ तो 155 का कर गया, लैप्स कर गया। फिर लास्ट ईयर मैंने आपको समझाया कि 2,20,000 का आपके पास प्रॉफिट है, सारे लॉसेस आपने जमा कर दिए जिनके ऊपर टाइम लिमिट अप्लाई होती है, वो लेस कर दिया, बैलेंस आ गया। उस बैलेंस से आपने अनएब्जॉर्ब टैक्स एक्शन लेस कर दी, वो लेस करने का फिर भी बैलेंस बच रहा है, तो फिर उस साल की अपनी जो डेप्शन है वो आखिर में सबसे लास्ट में चार्ज होगी। तो इस तरह 2018 की जो टैक्सेबल इनकम है वो कितनी बनेगी, 85,000। ठीक है, अब इस पे आखिरी बात हमारी क्या रहती है, वो आखिरी बात है फॉरेन सोर्स इनकम का लॉस। ठीक है जी, अब इसको पढ़ाने से पहले मैं आपसे सवाल करता हूं, ये बताइए कि रिस्ट्रिक्टेड लॉस क्या होता है। रिस्ट्रिक्टेड लॉस क्या होता है? हमने रिस्ट्रिक्टेड लॉस किसको बोला था अपनी समझ के लिए, अपनी लैंग्वेज में? लॉ टैक्स ने तो रिस्ट्रिक्टेड लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, हम ये लफ्ज इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि हमने रिस्ट्रिक्टेड लॉस किसे बोला। बताइए आप सब लोग। भाई कैपिटल लॉस रिस्ट्रिक्टेड लॉस था, स्पेकुलेशन लॉस रिस्ट्रिक्टेड लॉस था। रिस्ट्रिक्टेड लॉस वो लॉस होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट होता है, जो किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट नहीं होता। ऐसा ही था। लेकिन जिस हेड का लॉस रिस्ट्रिक्टेड था उस हेड की इनकम रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, यानी वो लॉस खुद किसी और हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट नहीं होता, लेकिन उस हेड की इनकम जो है वो दूसरे हेड का लॉस एक्सेप्ट करती है। तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं जनाब कि अगर आपके पास कोई फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम है, अगर आपके पास कोई फॉरेन सोर्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास फॉरेन सोर्स कोई कैपिटल गेन है, अगर आपके पास फॉरेन कोई सोर्स अदर सोर्सेज हैं इनकम है, तो याद रखिएगा फॉरेन सोर्स के हर हेड का लॉस रिस्ट्रिक्टेड लॉस है। यानी फॉरेन सोर्स इनकम के लॉस को एडजस्ट करने के लिए उसी हेड ऑफ इनकम की फॉरेन सोर्स इनकम चाहिए। यानी कि फॉरेन सोर्स इनकम का लॉस जो है वो किसी और हेड की फॉरेन सोर्स इनकम से भी एडजस्ट नहीं हो सकता। ये बात ध्यान में रखिएगा। और ना ही वो लॉस पाकिस्तान सोर्स इनकम से एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि लॉस रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ, मिसाल के तौर पर आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस में लॉस है फॉरेन में, तो उस फॉरेन इनकम फ्रॉम बिजनेस के लॉस को आप किसी और फॉरेन सोर्स इनकम के हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते। वो फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम का लॉस फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम से ही एडजस्ट होगा। तो अगर आपके पास एक वक्त में दो फॉरेन बिजनेस इनकम है तो फिर आप एक के लॉस को दूसरी फॉरेन इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ही फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम है और कोई इनकम नहीं है, तो फिर आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करें आने वाले 6 साल तक। यानी कि फॉरेन सोर्स में बिजनेस इनकम का लॉस भी क्या बन गया, रिस्ट्रिक्टेड बन गया। तो फॉरेन सोर्स इनकम का लॉस जिस हेड का लॉस है उसी हेड की इनकम से एडजस्ट होगा। अगर आपके पास वो हेड मौजूद नहीं है, और फॉरेन सोर्स के लॉस को आप पाकिस्तान सोर्स इनकम से भी एडजस्ट नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 1। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, लेकिन जिस हेड का लॉस रिस्ट्रिक्टेड हो उस हेड की इनकम आजाद होती है। इस तरह आप पाकिस्तान सोर्स इनकम के उन तमाम लॉसेस को जो कि रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, उनको आप किसी भी फॉरेन सोर्स इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं। यानी पाबंदी किस पर है, फॉरेन सोर्स लॉसेस पर है, फॉरेन सोर्स इनकम पे पाबंदी नहीं है। ये वही वाला रूल आपके सामने है जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। यस बेटा, यहां तक क्लियर है बात आप लोगों को? तो अब इस चीज को देख लें। फॉरेन सोर्स इनकम सेक्शन 104 है, फॉरेन लॉस अंडर अ पार्टिकुलर हेड ऑफ इनकम शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट हेड ऑफ इनकम। ठीक है जी,
कि फॉरेन सोर्स का हर लॉस उस पार्टिकुलर हेड ऑफ इनकम से ही नहीं डिक्लेयर किया जाएगा, उसी हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट किया जाएगा। मतलब वो हर हेड का लॉस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, समझ लें। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस शैल आल्सो बी ट्रीटेड एज सेपरेट हेड ऑफ इनकम। मतलब स्पेकुलेशन तो लॉस तो वैसे ही पाकिस्तान में क्या था, रिस्ट्रिक्ट था, फॉरेन में भी ऐसे कैसे ही है। लेकिन फॉरेन सोर्स इनकम वाले केस में तो जितने भी फॉरेन सोर्स के हेड ऑफ इनकम है सारे क्या हैं, उनके लॉसेस रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो सिर्फ अपने हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट हो सकते हैं। दूसरी बात क्या लिखी हुई है, फॉरेन लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी पाकिस्तान सोर्स इनकम। फॉरेन सोर्स लॉस को आप किसी भी पाकिस्तान सोर्स इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते। However, Pakistan source loss can be adjusted against foreign source income. ये बात मैं बता चुका हूं आपको। उसके बाद थर्ड पॉइंट वही है कि अगर आप किसी भी फॉरेन सोर्स लॉस को एडजस्ट ना कर पाए, यानी उस लॉस को एडजस्ट करने के लिए उसी हेड में अगर आपके पास इनकम मौजूद नहीं है फॉरेन सोर्स की, तो फिर आप उस लॉस को बड़ी आसानी से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और फॉरेन सोर्स का हर लॉस 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। वहां पर सब लॉसेस के लिए टाइम लिमिट 6 साल है। ऐसा नहीं है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे लिमिट ही नहीं मिल रही, आपको लैप्स कर गया। इसका मतलब फॉरेन सोर्स लॉस कोई लैप्स नहीं करता। फॉरेन सोर्स लॉस सारे के सारे क्या होते हैं, कैरी फॉरवर्ड होता है। तो एनी फॉरेन सोर्स लॉस अंडर हेड ऑफ इनकम shall be carried forward only against foreign source income under that head up to 6 year next following the tax year in which the loss occurred। वही ये 6 साल की गिनती शुरू कब होनी है, उस टैक्स ईयर के खत्म होने के बाद जिस टैक्स ईयर में आपने लॉस डिक्लेयर किया था। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट है फॉरेन टैक्स क्रेडिट का। ठीक है, अब फॉरेन टैक्स क्रेडिट तो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर आपके पास दो मुख्तलिफ हेड्स में फॉरेन सोर्स इनकम है, मिसाल के तौर पर आपके पास प्रॉपर्टी की फॉरेन सोर्स इनकम है, आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस की फॉरेन सोर्स इनकम है, और आप दोनों पर डबल टैक्स फेस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप फॉरेन सोर्स इनकम पर डबल टैक्स फेस करने की वजह से, रेजिडेंट होने की वजह से आप क्या करेंगे, टैक्स ट्रीटी भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस यूनिलेटरल रिलीफ को यानी फॉरेन टैक्स क्रेडिट को क्लेम करेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा फॉरेन सोर्स इनकम के हेड्स मौजूद हैं जिन पर आप क्या करेंगे, फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे, तो आपको हर हेड के लिए फॉरेन टैक्स क्रेडिट अलग अलग क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्योंकि फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करते वक्त हम दो बातें देखते हैं, लोअर ऑफ नंबर 1 एक्चुअल फॉरेन टैक्स पेड, एंड नंबर 2 पाकिस्तान टैक्स पेएबल एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स। तो इनमें से जो लोअर होता है वो आपके लिए रिबेट बनता है। हो सकता है एक हेड में कुछ और लोअर आ जाए और दूसरे हेड में कुछ और लोअर आ जाए। तो इसलिए अगर आपके पास एक वक्त में एक से ज्यादा फॉरेन सोर्स इनकम मौजूद हैं और रेजिडेंट होने की वजह से आपको ना सिर्फ अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम पर टैक्स देना पड़ रहा है, बल्कि आपको अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पर भी पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ रहा है, तो फिर आप उस पर फॉरेन सोर्स ये क्या करेंगे, आप क्रेडिट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे। और अगर आपके पास एक वक्त में एक से ज्यादा फॉरेन सोर्स इनकम है जिन पे आप पाकिस्तान में टैक्स पे कर रहे हैं फॉरेन कंट्री में टैक्स पे करने के बावजूद, तो फिर आप हर हेड पर अलहदा अलहदा फॉरेन टैक्स क्रेडिट की कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। इस पे पूरा सिनेरियो पेपर में आ चुका है, उस वो पास पेपर के तौर पे आपके पास क्या है, मौजूद है। ठीक है जी, आप सब अच्छी तरह जानते हैं लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन के पास क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो एओपी का लॉस जो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, एओपी अपने लॉस को खुद क्या करती है, कैरी फॉरवर्ड करती है अपनी फ्यूचर इनकम के अगेंस्ट। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सिर्फ किसकी होती है, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट्स की, और वो मेंबर्स ऑफ एओपी क्या करेंगे, उसको ऐड करते हैं अपने टैक्सेबल इनकम में ओनली फॉर रेट पर्पस। तो लिखा हुआ क्या आ गया आपके सामने यहाँ पर, loss incurred by an AOP shall not be available for its members and the AOP shall carry forward its losses in the subsequent year in the normal manner। ठीक है जी, अब ये जहां से क्वेश्चन शुरू होने जा रहे हैं 15.2 है, 15.3 है, ये प्योरली फॉरेन सोर्स लॉसेस के ऊपर है और रिबेट्स के ऊपर है। खास तौर पे अगर आप क्या करें 15.3 सबसे पहले अटेम्प्ट करें, तो इसको अटेम्प्ट करें, फिर इस पे हम फर्दर डिस्कशन करेंगे आपसे। तो यहाँ तक स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे सारी बातें अगली क्लास में करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।